गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर सेकेंड व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, व्यावसायिक संगठन कितने प्रकार के हो सकते हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। एकाकी व्यापार हो सकता है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय हो सकता है, साझेदारी हो सकती है, सहकारी समिति हो सकती है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी हो सकती है। इनमें से भी अपना टॉपिक चल रहा है एकल व्यापार। देखा था हमने कि एकल व्यापार क्या होता है। एकल व्यापार जिसका एक ही स्वामी होता है, वो स्वामी पूंजी लगाता है, वो प्रबंध करता है, संचालन करता है और लाभ और हानि के लिए वो खुद ही उत्तरदायी होता है। इसकी विशेषताएं हमने देखी थी। आज देखते हैं लाभ या गुण। लाभ कहें, गुण कहें, एक ही बात होती है। फर्स्ट गुण देखिए, शीघ्र निर्णय। एकल व्यवसायी को, जो एकल व्यापार का मालिक होता है, उसको निर्णय लेने में बहुत सरलता रहती है। सरलता इसलिए रहती है कि व्यवसाय का वो अकेला ही स्वामी होता है, उसको किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए निर्णय लेना सरल हो जाता है। जैसा अपने परिवार में होता है, अपनी फैमिली में भी अगर निर्णय लेने वाला एक ही व्यक्ति होता है, जो जनरली सामान्यतः घर का बुजुर्ग व्यक्ति होता है, तो निर्णय लेने वाला अगर एक ही व्यक्ति है तो निर्णय आसानी से हो जाएगा। और सारे परिवार के लोग अगर निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेना आसान नहीं रहेगा। कार लेकर आनी है, अब घर के मुखिया ने अगर किसी से पूछा नहीं कौन सी कार लेकर आनी है, निर्णय खुद ने ले लिया, तो कार लाना सरल हो जाएगा। अगर 5 मेंबर हैं और पांचों से अलग अलग पूछा कि कौन सी कार लानी है, पांचों अलग अलग राय देंगे, निर्णय नहीं हो पाएगा। तो एकल व्यापार में एक ही स्वामी होता है, इसलिए निर्णय लेना उसके लिए आसान होता है। दूसरा देखिए, सूचना की गोपनीयता। या जिसे हम गोपनीयता कह सकते हैं। एकल व्यवसायी अकेले ही सभी निर्णय लेता है, इसलिए उसके निर्णयों में गोपनीयता बनी रहती है। वो अपनी सूचनाओं को, अपने निर्णय को गुप्त रख सकता है, क्योंकि एक ही स्वामी होता है, दूसरा कोई व्यक्ति उसका पार्टनर नहीं होता है। इसलिए व्यवसाय की जितनी भी सारी सूचनाएं हैं उनको वो गोपनीय रख सकता है। कानून के अनुसार एकल व्यवसायी को अपने लेखों का प्रकाशन करना अनिवार्य नहीं होता है। केवल कंपनी और सहकारी समिति व्यवसाय ऐसे होते हैं जहां लेखों का प्रकाशन करना, दूसरों के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। तो एकल व्यापार में ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं होती है, इसलिए सूचनाओं की गोपनीयता, निर्णय की गोपनीयता एकल व्यापार में हमेशा बनी रहती है। एक ही व्यक्ति होता है तो अपनी बात को अपने तक सीमित रख सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन एकल व्यवसाय में मैंने आपको बताया था कि अगर लाभ होता है तो मालिक को मिलेगा, हानि होगी तो हानि भी उसी को वहन करनी पड़ेगी। तो एकल व्यवसायी लाभ की आशा में अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए अपने आप को प्रोत्साहित करता रहता है। जितना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, एकल व्यवसायी उतना ही ज़्यादा और लाभ कमाने का प्रयास करता है। क्योंकि वो अकेला ही स्वामी होता है, इसलिए उसे लाभ में से किसी के साथ हिस्सा बांटने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए वो और अधिक लाभ कमाने के लिए कठिन परिश्रम करता है, कठिन मेहनत करता है। नेक्स्ट देखिए, उपलब्धि का एहसास।
उपलब्धि का एहसास। जब कोई व्यक्ति अपने खुद के लिए काम करता है, अपने घर के लिए काम करता है, अपने व्यवसाय के लिए काम करता है, तो अपने आप को और ज्यादा प्रेरित या संतोषप्रद महसूस करता है। इस बात का एहसास कि वो स्वयं ही अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है, न केवल उसे आत्मसंतोष मिलता है बल्कि स्वयं की योग्यताओं में आस्था और विश्वास की भावना भी उत्पन्न होती है। जब एक अकेला व्यक्ति व्यवसाय करता है, खुद ही सारे काम संभालता है, अच्छा अगर व्यवसाय होता है, लाभ अच्छा प्राप्त होता है, तो उसको ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है कि उसने कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की है। वो उस उपलब्धि को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, प्रारंभ एवं समापन सरल। एकल व्यापार को कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रारंभ कर सकता है। इसके लिए कोई कानूनी औपचारिकता पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है और वो जब चाहे अपने व्यवसाय को बंद कर सकता है। इसके लिए भी कोई कानूनी औपचारिकता उसको पूरी करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब एकल व्यवसाय कौन सा होता है बेटा? जैसे अपने घर के आसपास जो गलियों में दुकानें हैं, वो एकल व्यवसाय है, एक ही स्वामी होता है उनका। एकल व्यवसाय को कितनी भी पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है। मैं 5 रुपए की सब्जी खरीदकर अगर फुटपाथ में बैठता हूँ और 6 रुपए में बेच देता हूँ, तो ये भी एकल व्यवसाय है। इस व्यवसाय को कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं और कभी भी बंद कर सकते हैं। तो इसको प्रारंभ करना और बंद करना सरल है। यह तो इसके गुण या इसके लाभ। अब देखते हैं एकल व्यवसाय की सीमाएं। एकल व्यापार की सीमाएं कहें, दोष कहें, कमियां कहें, एक ही बात है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एकल व्यवसाय के दोष बताइए, आप कहेंगे बोला सर दोष तो कहीं है ही नहीं, सीमाएं ही दोष होती हैं। कमियां कहते हैं, सीमाएं कहते हैं, दोष कहते हैं, एक ही बात है। तो नंबर 1 देखिए, सीमित संसाधन। एकल व्यवसायी या एकल स्वामी के संसाधन उसके व्यक्तिगत बचत और दूसरों से ऋण लेने तक सीमित होते हैं। जो एकल व्यवसायी होता है या तो खुद की पूंजी से व्यापार प्रारंभ करता है या अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से पूंजी उधार लेता है, उधार लेकर व्यापार प्रारंभ करता है। तो उसके जो साधन होते हैं, पूंजी के संसाधन, बस यहीं तक सीमित होती हैं। बैंक और दूसरे ऋण देने वाले संस्थान एकल स्वामी को दीर्घ अवधि का ऋण देने में संकोच करते हैं, क्योंकि ऐसा व्यापार है जिसको व्यवसायी कभी भी बंद कर सकता है। इसलिए बैंक ऋण देने में हिचकिचाते हैं। लंबी अवधि का ऋण एकल व्यापारी को जनरली बैंक नहीं देते हैं। व्यापार का आकार छोटा रहता है तथा उसके विस्तार की संभावना भी कम होती है, क्योंकि पूंजी कम होती है। पूंजी कम होती है तो व्यापार का न तो विस्तार हो सकता है, न व्यापार का विकास हो पाता है, क्योंकि बैंक इनको ऋण नहीं देते हैं। अगला देखिए, सीमित जीवन काल। एकल व्यवसाय का जीवन काल सीमित होता है, अल्प समय का होता है। क्यों होता है? क्योंकि व्यवसाय का स्वामी एक ही होता है। वो अगर बीमार हो जाए तो दुकान उसको बंद करनी पड़ती है। बीमार होने पर, पागल होने पर, दिवालिया हो जाने पर या जेल चले जाने की स्थिति में उसका व्यवसाय कभी भी
बंद हो सकता है, क्योंकि स्वामी एक ही होता है। ऐसी स्थिति में व्यवसाय कभी भी बंद हो सकता है। तो एकल व्यापार का जो जीवन काल होता है वो सीमित होता है, कभी भी बंद होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट देखिए, असीमित दायित्व। एक बात समझनी होगी बच्चों, असीमित दायित्व क्या होता है। हालांकि चर्चा ये पॉइंट अपनी विशेषताओं में भी आया था, तभी मैंने आपको बताया था, दोबारा फिर सुन लीजिए। असीमित दायित्व से क्या तात्पर्य है। यदि एकल व्यवसायी ने कर्जा लिया है, उसके ऊपर कर्जभार हो गया है, और व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों की कीमत लगाने के बाद भी अगर उसका कर्जा नहीं चुक पा रहा है, तो उसे अपनी निजी संपत्ति, अपना घर, अपनी गाड़ी, अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी उसको कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो एकल व्यवसाय का दायित्व असीमित होता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का व्यवसायी पर कर्जभार हो गया है। 1 लाख रुपए का कर्जभार हो गया। अब व्यवसाय की संपत्ति को अगर बेचा जाता है, पूरे व्यवसाय को, फर्नीचर, माल जो भी दुकान में है सारा अगर बेचा जाता है, तो भी उसको 80,000 रुपये मिलते हैं। कम कितने रहे बेटा? 20,000। फिर भी 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो ये जो 20,000 रुपये हैं, ये एकल व्यवसायी को अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी चुकाना पड़ेगा। ये होता है असीमित दायित्व। तो एकल व्यापार का ये सबसे बड़ा दोष है कि दायित्व असीमित होता है। अगला देखिए, सीमित प्रबंध योग्यता। एकल व्यवसायी के पास प्रबंध करने की कोई डिग्री नहीं होती है। एकल व्यापारी कोई बीबीए या एमबीए की डिग्री लेकर नहीं बनता है। चूंकि व्यवसाय का एक अकेला स्वामी होता है, अकेला मालिक होता है, इसलिए क्रय विक्रय, वित्त, ग्राहकों से संबंध बनाना, माल को बेचना, लाना, ले जाना, सारे काम उसे ही करने पड़ते हैं। और एक व्यक्ति इन सभी कार्यों का विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। तो एकल व्यवसायी के पास सभी कामों का प्रबंध करने की योग्यता नहीं होती है, और न वो इसके लिए दूसरे कर्मचारियों को रख सकता है, क्योंकि एक छोटी सी पूंजी से व्यापार प्रारंभ करता है। तो दूसरे कर्मचारियों को पेमेंट देने के लिए भी इनके पास में कुछ नहीं होता है। तो प्रबंध योग्यता इनकी सीमित होती है। सीमित प्रबंध योग्यता होने के कारण इनके व्यवसाय का विकास और विस्तार नहीं हो पाता है। तो बच्चों, ये हुई 4 कमियां, दोष। तो आज की क्लास में हमने चर्चा की एकल व्यापार के गुणों के बारे में, एकल व्यापार की दोष और कमियों के बारे में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जनरली विशेषताएं पूछ ली जाती हैं, गुण पूछ लिए जाते हैं, या फिर सीमाएं पूछ ली जाती हैं। यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर में से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। शेष बात अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक्स।